सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। मुझे पता है किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। ट्रेन लेट है हाँ? कितने मिनट? 6 मिनट। हाँ तो ट्रेन थोड़ी तो लेट हो ही जाती है, अब इंडियन ट्रेन है कि नहीं? बस 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 समझिए ठीक है कि इंडियन ट्रेन लेट है एज़ यूजुअल। तो स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोगों का रेलवे का कारवां शुरू हो रहा है। आज से हम अपनी चलाएंगे रेलवे की रेलगाड़ी, और ये जो रेलगाड़ी चलेगी ये उसी तरह चलेगी जिस तरह हम लोग की एसएससी की रेलगाड़ी चली, और उस रेलगाड़ी ने काफ़ी लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया। तो कोशिश इसमें भी यही रहेगी। इंडियन ट्रेन एक बार कंफर्म कर दीजिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये लेक्चर 1 रहने वाला है। शेड्यूल मैंने आपको बता दिया था पोस्ट के थ्रू, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हम लोग की क्लास जो रहने वाली है वो रहेगी वीक में 3 दिन, ऑल्टरनेटिवली रहेगी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। ये 3 दिन हमारी क्लासेस रहेंगी और टाइमिंग यही रहेगी 6:30 PM। हम डेली बेसिस पे डेली 30 PYQs लेने वाले हैं, और ये 30 PYQs का एकदम जैसे हम पोस्टमार्टम करते हैं किसमें, एसएससी के जब PYQs करते हैं उसमें, वैसे यहाँ पे भी करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी वही सेम तरह से हम लोग चीज़ें करने वाले हैं। और प्लीज़ नोट्स आप बनाते रहें अपने हिसाब से। आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो एसएससी की PYQ सीरीज़ कर चुके हैं पहले, या फिर नहीं भी किया, डजेंट मैटर। अगर कर चुके हैं तो आपके लिए बोनस है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही आती होंगी। और ये इसीलिए मैंने बोला कि एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है कि एसएससी वाले एस्पिरेंट की जीके वीक होती है नहीं, होती थी, है कि नहीं? तो अभी आपकी जीके वीक नहीं है, तो इसलिए एनटीपीसी का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, अगर आपका देखिए सीजीएल Tier 1 क्वालिफाई हो गया, तो मैंने आपको पहले बताया था यू शुड फोकस ऑन सीजीएल Tier 2 ओनली। भर दीजिए फॉर्म, दे दीजिएगा एग्ज़ाम, वो अलग बात है, लेकिन फोकस आपका वहाँ पे होना चाहिए। वो लोग जिनका Tier 1 क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, या फिर इस बार सीजीएल नहीं दिया था उन्होंने, तो उन सभी के लिए ये सारी चीज़ें हैं। ऑलराइट, अब मैं ज़्यादा तो इस पर डीप पे नहीं जाऊँगा। कितनी क्लासेस चलेंगी? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आरबीआई असिस्टेंट या बैंक के एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ रेलेवेंट है। बिल्कुल रेलेवेंट है। आरबीआई असिस्टेंट का तो नहीं बोल सकता हूँ, बैंक का तो नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज ढंग से मैंने एनालाइज नहीं किया उन चीज़ों को। और ये किसका क्या था, कब तक चलेंगे भाई? एग्ज़ाम तक चलेंगी, ठीक है। एग्ज़ाम जब आएगा तो हमारा नंबर ऑफ़ जो लेक्चर्स है वो बढ़ जाएंगे, जैसा भी होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए वीक में 3 दिन रहेंगी, और इतना ही आपको डाइजेस्ट करना है, इतना ही बार बार रिवाइज़ करना है। वो मेरा काम है कि आपको सारी चीज़ें करवा देना है इस PYQ सीरीज़ के थ्रू। बस आपको इस ट्रेन को छोड़ना नहीं है जब तक ये ट्रेन आपको आपके गंतव्य तक ना पहुंचा दे। अगर आप ट्रेन बदलेंगे तो अदला बदली में बहुत टाइम लग जाएगा, और हो सकता है कि आप गलत ट्रेन में बैठ जाएं। तो इस ट्रेन में अगर आप बैठ गए, टिकट ले लिए, तो आखिर तक जो है जब आप गंतव्य पर पहुंच जाएं तभी उतरना है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो सारे ही PYQs हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो अगर 2020 में पेपर हुआ था तो अभी 2024 या 25 में जाके आपका एग्ज़ाम होगा, तो काफ़ी टाइम हो गया है, ये एग्री। तो जो स्टैंडर्ड है, और एक चीज़ हमारे पास बेनिफिट ये एसएससी वालों के लिए कि TCS ही इसका पेपर कंडक्ट करवाएगा, यानी कि वही TCS जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, वही TCS यहाँ पे इसके भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है। तो ये हमारे लिए एक काइंड ऑफ बोनस है ना, कि जो चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी हैं, फिर जिस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से एसएससी में पूछे गए उसी तरह के मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भी पूछे जाएंगे। और हम थोड़ा सा अपर हैंड रख के चलेंगे, और सो दैट कि जो हायर लेवल, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ होगा, उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहें। तो प्रार्थना समाज के फाउंडर का बारे में पूछा है। राजा राम मोहन रॉय जी की बात करें तो ये हमें पता है कि इन्होंने ब्रह्मो समाज का गठन किया था। अब इन्होंने सीधे ब्रह्मो समाज का गठन ही नहीं कर दिया था, ठीक है। और एक बार ये कंफर्म कर देंगे कि सारी चीज़ें मतलब दिख तो प्रॉपर रही है ना, ऐसा कुछ। ये मैंने बैकग्राउंड इस वजह से थोड़ा सा इस तरह से रखा है, सो दैट आपकी आइज़ पे स्ट्रेन ना पड़े उतना, ठीक है। विल दिस बी यूजफुल फॉर PF? यस, जितना भी रेलवे के एग्जाम है उसके लिए निधि हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। SSC GD के लिए उड़ीसा वाले कल वीडियो आएगा। SSC GD स्टेनो और MTS के लिए मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। हेल्पफुल तो रहेगा ही नो डाउट, लेकिन अलग से क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ब्रह्मो समाज ऐसे नहीं कि सीधे इन्होंने 1828 में ऐसे ही बना डाला। इससे पहले इन्होंने आत्मीय सभा बनाया था। एक चीज़ ये है कि बहुत सारे फैक्ट्स हमें कवर करने हैं, तो ऐसा डेप्थ में मैं स्टोरी फॉर्म में यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, जैसे कि PYQ सीरीज़ में हमारा रहता है कि हम फैक्ट्स कवर करते हैं यहाँ पे,
ठीक है। तो आत्मीय सभा बना था 1814-15 के टाइम पे, कहीं कहीं 1814, कहीं कहीं 1815 दिया रहता है। तो फिर उसके बाद वही बाद मॉडिफाई होकर ब्रह्मो समाज बन गया। इनको राजा का टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने, ये फैक्ट बहुत ही कम पूछता है। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस बोलते हैं, यानी भारतीय पुनर्जागरण का पिता, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस के नाम से जानते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के नाम से जानते हैं। प्लस ये ध्यान रखना है इनकी कुछ राइटिंग्स हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो मिरातुल अखबार जो हमारे पारसी हैं उनके लिए चलाया था, मिरातुल अखबार, और गिफ्ट टू मोनोथिज्म, इनके किताब का नाम है गिफ्ट टू मोनोथिज्म। क्यों? क्योंकि मोनोथिज्म पे बिलीव करते थे। मोनोथिज्म क्या होता है? एक भगवान की वर्शिप करना। परसेप्ट्स ऑफ जीसस, परसेप्ट्स ऑफ जीसस और संवद कामुदी, ठीक है, संवद कामुदी। तो ये इनकी कुछ राइटिंग्स है जो आपको पता होनी चाहिए। प्लस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं के ही एफर्ट्स की वजह से 1829 में जो सती प्रथा है, सती, वो एबॉलिश की जाती है। बंकिम चंद्र चैटर्जी की अगर बात करें तो आपको पता है इन्होंने देश का जो नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है, जिसको हम वंदे मातरम के नाम से जानते हैं, वो इन्होंने लिखा था। साथ ही साथ ये चीज़ किस में लिखी थी इन्होंने? अपनी जो रचना थी आनंद मठ में लिखा था। और आनंद मठ में ही अगर कोई बता सके मुझे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट होंगे, तो मैंने बताया था इसमें एक रेबेलियन हुआ था हमारा 1857 रिवोल्ट से काफ़ी पहले हुआ था, एक रेबेलियन हुआ था, उसका नाम एस से शुरू होता है, जिसको इन्होंने इसमें कवर किया था। आत्माराम पंडुरंग इसका सही आंसर होगा। ये इन्होंने बनाया था 1867 में, 1867 में। इसमें और कौन कौन था? इसमें MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे जी भी थे, और साथ ही साथ इसमें केशव चंद्र सेन भी थे, केशव चंद्र सेन। स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात कर लेंगे तो विवेकानंद जी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि विवेकानंद, शायद मैंने गलत लिख दिया, तो विवेकानंद जी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1863 में हुआ था। किस दिन हुआ था? 12 जनवरी, जिस दिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे मनाते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे 12 तारीख को ही मनाते हैं, लेकिन वो अगस्त के महीने मनाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय है। इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902, यानी कि 39 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। इन्होंने फर्स्ट में 1897, 1 मई 1897 में इन्होंने स्थापना करी थी किसकी? परम हंस। और एक चीज़, हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्रार्थना समाज है आत्माराम पंडुरंग, ऐसे ही एक नाम है दादोबा पंडुरंग, ठीक है, कंफ्यूज मत कर देना। वो इन्होंने बनाया था परमहंस मंडली, ठीक है, परमहंस मंडली बनाया था इन्होंने 1849 में, 1849 में। और परमहंस सभा अगर पूछ लेगा तो परमहंस सभा ये बनाया था रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे, जो विवेकानंद जी के गुरु का नाम था, उनके नाम पे। और इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था, नहीं ओरिजिनल नेम था, नरेंद्र नाथ दत्ता। ये इनका ओरिजिनल नेम था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्लस और क्या ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड था? बेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर था। स्वामी विवेकानंद जी ने स्पीच दी थी शिकागो में। शिकागो की जो स्पीच है उनके काफ़ी फेमस है, 1893 1893 में दी थी। इनके नाम का एक रॉक मेमोरियल भी लोकेटेड है। कहाँ पे? रॉक मेमोरियल, यहाँ पे PM मोदी ने अभी जाके मेडिटेशन वगैरह किया तो चुनाव के बाद, ये लोकेटेड है आपका तमिलनाडु में। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे जो मैंने पूछा था ये जो आनंद मठ में कौन सी मतलब किस रेबेलियन को कवर किया गया था, तो दैट वाज सन्यासी, जो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था उसको कवर किया गया था यहाँ पे आनंद मठ पे, ठीक है। अगला है पट्टचित्रा स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस स्टेट से बिलोंग करता है पट्टचित्रा? तो पट्टचित्रा की अगर बात करें तो जो ईस्टर्न इंडिया हमारा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ से ये बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में फेमस है कौन सी पेंटिंग्स? मधुबनी, जो रीजन पड़ता है वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स हैं। ऐसे ही जरा कमेंट में बताएंगे कि फाड़ पेंटिंग्स कहाँ की फेमस है, वर्ली पेंटिंग्स कहाँ की फेमस है, और कलामकारी कहाँ की फेमस है? कलामकारी। और जो थांका पेंटिंग है, ठीक है, थांका, तो ये कहाँ पे फेमस है? तो फाड़ पेंटिंग की अगर बात करेंगे तो ये राजस्थान में। वर्ली पेंटिंग्स जो हैं ये महाराष्ट्र में। इन शॉर्ट MH। अब आप समझ जाओ कि जब भी मैं महाराष्ट्र लिखूंगा तो MH ही लिखूंगा, ठीक है। कलामकारी आंध्र प्रदेश। कितने सारे फैक्ट कवर करने हैं, तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम फैक्ट कवर करें कितने कम टाइम में, ठीक है। इतनी तो चीज़ें आई होप
आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही सकते हैं कि मैं पूरा महाराष्ट्र लिखूँ, पूरा आंध्र प्रदेश लिखूँ, तो आप समझ सकते हो बोल तो मैं रही हूँ, ठीक है। थानका की बात करें और जो PDF वगैरह वो आपको परमार SSC जो टेलीग्राम है, जिन लोगों को नहीं पता है क्योंकि पहली क्लास है तो इसलिए थोड़ा बताना ज़रूरी है, परमार SSC टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स देखते हैं, अगर नोट्स कोई बनाता है एसएच तो नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, अगर कोई बनाता है तो अभी मैं प्रॉमिस एसएच नहीं कर रहा हूँ। थांका पेंटिंग्स की अगर बात करें तो ये बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं, तो जहाँ जहाँ जो भी हमारे बुद्धिस्ट फेस्टिवल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हेमिस फेस्टिवल होता है लद्दाख में, तो वहाँ पे भी थांका पेंटिंग्स को जो है डेमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अगला है इन विच ईयर वॉज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो भारत की संसद ने इस अधिनियम को कब पारित किया था। तो हिंट है आपके लिए, ये पारित हुआ था भोपाल गैस जो लीक हुआ था, जिसको हम भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से जानते हैं, उसी के बाद हुआ था। या फिर मैं चलो और आपको बड़ा हिंट देता हूँ, उसके 2 साल बाद हुआ था। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे 1986 होगा, 1986, 1984 में, और उसी की वजह से ही पास हुआ था, ठीक है, कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो 1984 में हुआ था भोपाल गैस ट्रेजिडी। ये जो आपका प्रीवियस आपका NTPC का एग्जाम हुआ था, उसमें न जाने कितनी शिफ्ट्स में ये क्वेश्चन बना था भोपाल गैस ट्रेजिडी को लेके। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मेरा पर्पस सिर्फ CBT 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे मेरा पर्पस CBT 1 और CBT 2 दोनों रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। CBT 1 भी और CBT 2 को दोनों, क्योंकि CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का, CBT 2 से ही हमारे मार्क्स चढ़ने वाले हैं, और ऐसा कोई सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस लेवल ही थोड़ा सा वो है, तो हम वही अभी लेवल जो है बना के चलेंगे, ठीक है। फाड़ नहीं सर, फड़ होता है, ठीक है, सॉरी, इसको फड़ प्रोनाउंस करते हैं, एक लोगों ने बताया, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी 1984 में हुई थी, और यहाँ पे कौन सी गैस का लीकेज हुआ था और वो कंपनी का नाम क्या था। तो गैस थी यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का नाम था। और अगर हम कंपनी की बात करें तो ये थी यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 1986। अच्छा, इसी तरह आप बताएंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट ये कब पास हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये पास हुआ था, ध्यान रखना है 1972, 1972 में। 1973 में हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था, किस एनिमल को कंजर्व करने के लिए 1973 में हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन का प्रमुख स्थल होता है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, या फिर यकृत, सॉरी अग्नाशय, पैनक्रियास को अग्नाशय हिंदी में बोलते हैं, यकृत होता है हमारा लिवर। तो 1973 में हमने चलाया था प्रोजेक्ट टाइगर। इसी तरह हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया था, ये आप बताएंगे जल्दी से, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला था। तो यहाँ पे मेजर साइट ऑफ डाइजेशन की बात हो रही है, यानी कि जो हमारा मेजर पाचन होता है वो कहाँ पे होता है। तो डाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होता है। यहाँ पे सलिवरी ग्लैंड होते हैं, ये ग्लैंड जो होते हैं सलिवरी ग्लैंड एमाइलेस रिलीज़ करते हैं, जिसको हम सलाइवरी एमाइलेस बोलते हैं। ये सलाइवरी एमाइलेस का काम क्या होता है, इसका काम होता है जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल में ब्रेक करना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक करना, ये इसका काम होता है। यानी कि मेन जो है कॉम्प्लेक्स को इसने सिंपल में ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, ये ईसोफेगस जो है आपका, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं, जिसको फूड पाइप भी बोला जाता है। इस फूड पाइप के थ्रू जो खाना है वो सीधे जाएगा स्टमक में, पेट में जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके मेनली 2 एंजाइम्स या फिर 2 एंजाइम्स ही हम बोल सकते हैं काम करेंगे। एक तो हमारा जैसे HCl है, ये एसिड है, नॉट अ काइंड ऑफ एंजाइम, HCl एसिड है ये। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना इसका pH वैल्यू कम होता है, बहुत ज़्यादा, इसका pH वैल्यू लगभग होता है गैस्ट्रिक जूस का 1.6। इसका काम क्या होता है, इतना ज़्यादा एसिडिक है तो इसका काम होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ रहे हैं तो उनको पहले डिस्ट्रॉय कर देना, जो खाने में अगर आ गए गलती से तो। और दूसरा काम ये होता है कि ये पेप्सिन के जो पेप्सिन को है फेवर करता है, यानी पेप्सिन के लिए माहौल बनाता है, पेप्सिन के लिए माहौल बनाता है। तो ये माहौल किस लिए बनाता है, बिकॉज पेप्सिन एसिडिक माहौल में ही अपना काम कर सकता है। इसका काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स या फिर अमीनो एसिड्स में ब्रेक करने का काम इसका होता है, अमीनो एसिड्स में ब्रेक करने का काम होता है इसका। तो वो HCl फेवर करता है। प्लस यहाँ पे कभी कभी पूछता है कि जो इनर डेलिकेट लाइनिंग होती है स्टमक की, क्योंकि HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनर डेलिकेट यानी सॉफ्ट लाइनिंग जो होती है स्टमक की, ये कौन प्रोटेक्ट करता है इसको, तो ये एक श्लेष्मा झिल्ली होती है, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इनर डेलिकेट लाइनिंग ऑफ स्टमक को। क्लियर। अब ये जो खाना है ये अब जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे होती है हमारी स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है, यहाँ पे होती हैं आपकी स्फिंक्टर मसल्स।
ये मसल्स क्या करेंगे, अलाउ करेंगे इस खाने को छोटी आंत में जाने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहले डुओडेनम, देन जेजेनम और देन इलियम, ठीक है। स्टार्टिंग पार्ट डुओडेनम, देन मिडिल वाला जेजेनम और लास्ट वाला इलियम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, इस यहीं पे ही होता है मेजर आपका डाइजेशन, सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है खाने का, पाचन, वो यहीं पे होता है। कैसे होता है, तो ये जो लिवर आप देख पा रहे हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, लिवर हो गया और ये पैनक्रियाज हो गया। लिवर आप ये जो देख पा रहे हैं ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये, और ये किन सेल्स का सेल से बना होता है, क्यूपफर सेल से बना होता है। इसी वजह से इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, यानी रीजनरेट कर सकता है खुद को ये। तो लिवर क्या करता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर करके एक होता है, ये छोटा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। किसको, पित्त के रस को, पित्त की थैली में बनाता, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ठीक है लिवर ने बनाया और लिवर ही फेंक के मारता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है ये बाइल जूस, तो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इसका काम क्या होता है बाइल जूस का, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो बाइल जूस का जो मेन काम होता है वो ये काम होता है इसका कि ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसका मतलब ये होता है कि जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल होते हैं उसको छोटे में तोड़ना, ये काम होता है बाइल जूस का। और माहौल को बेसिक बना देना, ये इसका काम होता है। अब माहौल को बेसिक क्यों बनाता है बाइल जूस, क्योंकि पैनक्रियाज जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हरा हरा कलर का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, तो पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस फेंक के मारता है ये। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है जो कि पैनक्रियाज फेंक के मारते हैं, इसमें 2 एंजाइम प्राइमरली, वैसे तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं बट प्राइमरली 2 एंजाइम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो ट्रिप्सिन होता है और दूसरा होता है लाइपेज। तो जो लाइपेज है, पहले ट्रिप्सिन की बात करें, तो जो ट्रिप्सिन होता है ये भी पेप्सिन की तरह ही प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, लेकिन पेप्सिन जो था वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, और जो ये ट्रिप्सिन है ये बेसिक मीडियम में काम करता है। तो बस ये डिफरेंस होता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन में। लाइपेज क्या करता है, ये जो इमल्सिफिकेशन हुआ है फैट का, तो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल छोटे फैट के ग्लोब्यूल में टूट गए हैं, अब इसको ब्रेक कर देगा ये फैट को फैटी एसिड में, ठीक है। तो ये लाइपेज का काम होता है, तो ये पूरा पैनक्रियाटिक जूस का काम हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि मैंने बताया मेजर साइट ऑफ डाइजेशन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी उंगली नुमा संरचना देखने को मिलेगी, जो कि काम क्या होता है, इनको बोलते क्या है, इनको हम बोलते हैं विली, ठीक है, इनको हम बोलते हैं विली। और इनका काम क्या होता है विली का, इनका विली का काम होता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, खाने का अवशोषण सही से हो सके, इसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर टोटल लेंथ की बात करें, ये सबसे लंबा पार्ट भी होता है, मेजर साइट ऑफ डाइजेशन है, और सबसे लंबा भी होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो इसको आहार नली बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में, और ये वो पार्ट होता है जहाँ जहाँ पे हमारा खाना है, भोजन जाता है। तो सबसे पहले जैसे हमारा माउथ में गया, ठीक है, माउथ के बाद कहाँ पे गया, ईसोफेगस में गया, जो कि जिसको हम ग्रास नली बोलते हैं, आहार नली बोलते हैं। ईसोफेगस के बाद ये खाना कहाँ पे टपका, स्टमक में गया। इसके बाद कहाँ पे गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। इसके बाद कहाँ पे जाएगा, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जो बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत में क्या होता है, पहली बात तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 7 से 8 मीटर। इसके बाद आपका पूरा डाइजेशन जो है इसी क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, इसके बाद हमें डाइजेशन में कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो इसके बाद शायद हम डाइजेशन का क्वेश्चन भी लेंगे, बिकॉज डाइजेशन पूरा यहाँ पे मैं कवर करके चलूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा पार्ट होता है, 7 to 8 मीटर की लेंथ होती है। देन लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाएगा, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, बड़ा सा, बड़ा है ना, तो इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। बड़ा तो है साइज में, लेकिन लेंथ में छोटा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। लेंथ तो इसकी बहुत कम होती है लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, 1 से 2 मीटर की लेंथ होती है इसकी। इसमें क्या होता है, एक कोलोन करके स्ट्रक्चर होता है। इस कोलोन का काम ये होता है, कोलोन का काम होता है कि जो वाटर बच गया है खाने में उसको एब्जॉर्ब कर लेना, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके बाद ये जो खाना है ये चला जाता है कहाँ पे, ये चला जाता है रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस में। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। कभी कभी पूरा ऑर्डर आपसे पूछ लेता है कि ऑर्डर में इसको लगा दो, तो रेक्टम देन एनस, जिसको हिंदी में गूदा बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर। ये अपेंडिक्स है, आपने सुना होगा कई लोगों को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स ऑपरेशन, तो ये यहाँ पे अटैच्ड होता है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब जिनको अगर हटा भी दिया जाए हमारी बॉडी से तो ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे स्पाइनल कॉर्ड के एंड में कॉकिक्स बोन होती है, कॉकिक्स करके, उसका भी कोई काम नहीं होता है, ठीक है।
तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर सभी को यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें डाइजेशन में? परमार एकेडमी ऐप पर इस लेक्चर का नोट्स मिलेगा। उज्ज्वल सिकदर अभी मैं कंफर्म नहीं आपको बता सकता हूँ, देखते हैं आगे अगर पॉसिबल होता है तो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, लेकिन कंफर्म मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है। ईयर का पिन्ना भी होता है, ईयर का पिन्ना, यस यस, वेस्ट निकल जाता है। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट डीपीएसपी में है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी, विच वन इज़ करेक्ट? दोनों में ही है कर्तव्य। ठीक है, वो आपका इसमें भी है। वंस अगेन भाई, वंस अगेन क्या? हाँ ठीक है, दोनों में होता ही है, दोनों में ध्यान रखना। ये जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी है और डीपीएसपी में भी। तो इसका क्वेश्चन क्या सही आंसर होगा? अगर किसी का मास अर्थ पे 60 kg है तो मून पे कितना होगा? सिंपल 60 kg होगा। 10 kg यहाँ पे आई थिंक मैं ऑप्शन रखता है, तो शायद आप गलत कर सकते थे, लेकिन 10 kg ऑप्शन नहीं था। ध्यान रखना है कि जो मास होता है, मास एक मतलब मैटर पे डिपेंड करता है और मास ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। मास इज़ अ काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। आप कहीं पे भी चले जाइए, आपका मास कांस्टेंट रहेगा। जो 1/6 होता है वो ग्रेविटी 1/6 होती है। जो ग्रेविटी है वो 1/6 होती है कहाँ पे? मून में जाते हैं जब। ठीक है, तो जितनी अर्थ में ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी कितनी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है। तो ये 1/6 हो जाती है मून में, जिसकी वजह से जो वेट होता है, जिसकी वजह से जो बाहर होता है वो 1/6 हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी mg। तो क्योंकि g/6 हो गया तो इस वजह से वेट भी 1/6 हो जाएगा। तो अगर, और वेट का यूनिट क्या होता है? वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि m का ये kg और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो फोर्स होता है और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। वेट भी एक तरह का फोर्स ही है। ठीक है, जो इस मास पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका भी यूनिट न्यूटन होता है। तो अगर 60 न्यूटन होता है यहाँ पे, तो मून पे जाके वो 10 न्यूटन हो जाता, लेकिन मास कांस्टेंट रहता है। आपको कमेंट बताना है न्यूटन का कौन सा लॉ है, न्यूटन का कौन सा लॉ है जो आपका मास पे बेस्ड है, द्रव्यमान पे आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज ऑफ द साउथ अमेरिका लैंडलॉक्ड? लैंडलॉक्ड का मतलब क्या है? स्थल आवेष्टित, यानी कि वो पूरी तरह से जमीन से घिरे हुए हैं, उनका पानी से डायरेक्टली कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। कौन से 2 ऐसे कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के? और साथ ही साथ जरा मुझे ये बताइए, पूरे वर्ल्ड में 2 ही ऐसी सिर्फ कंट्रीज हैं, 2 देश हैं जो डबली लैंडलॉक्ड हैं। डबली लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है? डबली लैंडलॉक्ड का मतलब ये होता है जिनसे वो घिरी हुई हैं, जिन देशों से वो देश घिरे हुए हैं वो भी अपने आप में लैंडलॉक्ड हैं। ऐसे कौन से 2 देश हैं? तो पहली बात तो इसका सही आंसर देखो, चिली तो ये नहीं होगा ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका चिली, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इससे डायरेक्टली, समुद्र से डायरेक्टली कांटेक्ट है। इक्वेडोर भी यहाँ पे है। ठीक है, तो इक्वेडोर भी नहीं होगा। ब्राज़ील और वेनेजुएला की बात करें तो ये है आपका ब्राज़ील, ठीक है, और ये है आपका वेनेजुएला, तो ये भी नहीं होगा। आंसर गियाना, सरीनेम भी नहीं होगा। ठीक है, गियाना और सरीनेम भी नहीं होगा। सही आंसर होगा पैराग्वे और बोलीविया। तो यहाँ पे जो आप कंट्री देख पा रहे हैं ये है पैराग्वे और ये है बोलीविया, ये है आपका यूरुग्वे। पता नहीं क्यों चल क्यों नहीं रहा यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये यूरुग्वे कंट्री है, ध्यान रखना। और यूरुग्वे में ही पहला किस चीज़ का वर्ल्ड कप हुआ था? यूरुग्वे में ही पहला किस चीज़ का वर्ल्ड कप हुआ था? प्लस आप ये बताएंगे कि जो साउथ अमेरिका है यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहीं पे आपको वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे सूखा मरुस्थल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो कुछ ग्रास लैंड और शिफ्टिंग कल्टिवेशन है उसके नाम बताइए। ठीक है, तो ये 2 डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है, एक तो उज़्बेकिस्तान है और एक है लिechtenstein। ठीक है, लिechtenstein, यानी जिन देशों से घिरे हुए हैं वो अपने आप में खुद लैंडलॉक्ड हैं, तो इस वजह से डबली लैंडलॉक्ड हो जाते हैं। तो हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करेंगे तो ये है माउंट एकोनकागुआ। एकोनकागुआ ये कहाँ पड़ती है? ये है आपका अर्जेंटीना में। और यहीं पे ही जरा बताना, साउथ अमेरिका में ही वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो भी है। वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो पूरे वर्ल्ड का यहीं पे है, साउथ अमेरिका में। ड्राइएस्ट डेजर्ट की जब हम बात करेंगे तो ये एटाकामा डेजर्ट होगा, एटाकामा डेजर्ट। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये जो आपका पूरा है ये है एंडीज़ माउंटेन रेंज, थोड़ा सा यहाँ पे थिंक, ठीक है, ये है एंडीज़ माउंटेन रेंज जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड्स
लॉन्गेस्ट सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और यहीं पे ही आपका माउंट एकोनकागुआ लोकेटेड है। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो की जब हम बात करेंगे दैट इज़ ओजस डेल सलाडो, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में लोकेटेड है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। अच्छा, जो ब्राज़ील में जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, सदाबहार वन हैं, इनको हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, यानी कि जो विश्व के एक तरह से हम बोल सकते हैं फेफड़े। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत मेजर पार्ट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं ब्राज़ील के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो। ब्राज़ील के जो, या तो चलो हम आगे किसी क्वेश्चन में कवर कर लेंगे जब शिफ्टिंग कल्टिवेशन और ये सब देखेंगे कि ब्राज़ील के में शिफ्टिंग कल्टिवेशन को कैंपोस के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला में लानोस के नाम से जानते हैं, अर्जेंटीना में ग्रासलैंड को पंपास के नाम से जानते हैं। तो ग्रासलैंड और शिफ्टिंग कल्टिवेशन का जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। और इक्वेडोर का नाम यहाँ पे इक्वेडोर इसलिए पड़ा बिकॉज इक्वेटर या फिर इक्वेटर, ये जो 0 डिग्री हमारा जो लैटिट्यूड है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं ना, भूमध्य रेखा को इक्वेटर बोलते हैं क्योंकि वो सबसे पहले इक्वेडोर से पास होती है, इसलिए इक्वेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैंने पूछा था कि जो यूरुग्वे देश है वहाँ पर सबसे पहले किस चीज़ का वर्ल्ड कप हुआ था? तो यूरुग्वे में ध्यान रखना है कि 1930 में, साल 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 1930 में ही। कहाँ पे हुए थे सबसे पहले? तो 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था यहीं पे, और जीता भी यूरुग्वे ने ही था। और 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन? किस भारतीय राज्य का जो मुख्य भूमि है वो समुद्र तट से सबसे लंबा है? हैमिल्टन कनाडा, RF शुभांकर, भूमिका, मौमिता, देवनाथ, सही है। RRB JEE के लिए कर दीजिए प्लीज़ सर, इट विल बी डेफिनेटली। ठीक है आशीष। चलो, तो यहाँ पे जब हम कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो इंडिया की कोस्ट लाइन है कितनी? तो ये टोटल है, इसकी लेंथ है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर्स। लेकिन जब हम मेन लैंड की बात करते हैं, यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनको हटा देते हैं, तो जो निकल के आती है वो 6100 किलोमीटर होती है। तो ये क्या है? ये मेन लैंड की है। जब मेन लैंड की बात करते हैं इसका मतलब है कि हम जो हमारे आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, मतलब एक तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो इनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो आंसर होगा गुजरात। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो है रफली 1214 किलोमीटर की, टू बी वेरी प्रिसाइज। अब अगर ये मेन लैंड ना लिखता तो आंसर कैसे चेंज हो जाता? अगर ये मेन लैंड ना लिखता ना तो आंसर होता अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, क्योंकि अंडमान निकोबार जो आइलैंड हैं उनकी जो कोस्ट लाइन है, तटीय सीमा है, वो गुजरात से भी ज़्यादा है। 1962 में हमने चाइना के साथ वॉर लड़ा था, बैटल लड़ा था, तो ऐसे आप करके याद कर सकते हैं इसको। तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात की है, देन आंध्रा की है, देन तमिलनाडु को तो गैट करके याद कर सकते हैं, GAT, NDA में एक पेपर भी होता है, ठीक है, GAT का। तो ऐसे गुजरात, आंध्रा और तमिलनाडु। और सबसे शॉर्टेस्ट किसकी है? शॉर्टेस्ट जल्दी से बताओ, सबसे शॉर्टेस्ट किसकी है? तो शॉर्टेस्ट है गोवा की। क्लियर? तो और कितने स्टेट हैं हमारे जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं? तो ये टोटल हमारे 9 राज्य हैं, 9 स्टेट्स हैं। कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, देन आंध्रा है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्टेट प्लस 4 UTs हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तो लक्षद्वीप है, दूसरा अंडमान निकोबार है, तीसरा पुडुचेरी और चौथा दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। पहले अलग अलग होते थे दादरा नगर और दमन और दीव, लेकिन अभी आपको पता है मर्ज्ड हैं। तो 9 स्टेट और 4 UTs हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं इंडिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स कैन साउंड नॉट ट्रैवल? निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता है? तो जब हम साउंड की बात करते हैं तो एक तरह का वेव है। किस तरह का वेव है? लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स है? तो साउंड की जब हम बात करते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंगों की खासियत ये होती है कि इनका जो पार्टिकल, इनके मीडियम का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, मतलब जिस दिशा में वेव जा रही है उसी दिशा में वैसे ही मीडियम का के जो पार्टिकल है उनका वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है, ऑफ वेव। ये ऐसे ऐसे आगे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। यहाँ पे मैं हटाता हूँ सो दैट आप और क्लियरली देख पाएँ। और जरा कमेंट में ये बताना कि साउंड की जो स्पीड है वो सबसे हाईएस्ट किस में होती है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंप्रेस्ड है, देन रिलैक्स्ड है, तो इसे कंप्रेशन इसको बोलते हैं
और ये जो रिलैक्स्ड है जहाँ पे, इसको रेयर फैक्शन बोलते हैं, ठीक। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है और इनको क्या है, इनको पोलराइज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी पोलराइज्ड, इनको हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे जब लाइट वेव्स की बात कर लेते हैं, लाइट वेव्स, तो ये होती हैं ट्रांसवर्स नेचर की, अनुप्रस्थ तरंगें बोलते हैं इनको, और इनको हम क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। आंसर होगा साउंड जो है वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकते, निर्वात से नहीं चल सकते हैं। साउंड की जब हम बात करते हैं तो इनका स्पीड का रेशियो होता है सॉलिड ग्रेटर दैन लिक्विड ग्रेटर दैन गैस, ये स्पीड का रेशियो होता है। कमेंट में एक चीज़ बताना, रबर, एल्यूमिनियम, स्टील और कोबाल्ट, इसमें सबसे हाईएस्ट किस में स्पीड होगी साउंड की, ये बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं। इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट, तो यहाँ पे सबके क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सबके। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, और साथ ही साथ HTTP का भी फुल फॉर्म बताइएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबसे हाईएस्ट स्पीड, स्टील आप में से काफ़ी लोगों ने लिखा, लेकिन स्टील से भी ज़्यादा एल्यूमिनियम में स्पीड होती है साउंड वेव की, रिमेंबर दिस, ठीक है। एल्यूमिनियम में स्टील से भी ज़्यादा होती है। और स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय होता है, किसकी मिश्र धातु होता है, तो इसमें होता है आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, ये इसका मिलके बना होता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। और ज़रा कमेंट में एक एल्यूमिनियम की ओर का नाम बताना, एक जो अयस्क होता है। और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कहाँ पाया जाता है पता है, उड़ीसा में पाया जाता है, और इसकी ओर का नाम है बॉक्साइट। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उड़ीसा में है ये, और ओवरऑल वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया में। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब हम बात करते हैं HTTP की, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसे ही ज़रा बताएंगे कमेंट में कि आई थिंक ये तो सब बेसिक होते हैं, CPU वगैरह तो सबको पता होगा। ALU बताओ, ठीक है, और GPU बताओ, ALU, GPU, बायोस, बाकी तो यार आई थिंक पता होगा, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड, ये सब आपको आई थिंक पता होंगे सभी को, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट एमिटिंग डायोड, इनके बेसिक से फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। और सिम का भी जरा फुल फॉर्म बता देना। तो LU क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। देन GPU की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और बायोस के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ये होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और सिम की बात करेंगे तो ये होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये इसका फुल फॉर्म होता है सिम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी और भी जो हमारे फुल फॉर्म्स आते रहेंगे तो उनको भी हम कवर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। और अच्छा ये बताइए कि जो WWW है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, पता होगा सभी को, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी वर्ल्ड वाइड वेब की। वेयर इज़ दी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, भारत में केंद्रीय जो आलू अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, कानपुर में, कटक में, शिमला में, फिर कोयम्बटूर में। तो कानपुर में ध्यान रखना पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, क्या है, पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे है आपका जो सेंट्रल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुगर केन नहीं है, शुगर केन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कोयम्बटूर में है, ठीक है, शुगर केन वाला यहाँ पे है। शिमला इसका सही आंसर हो जाएगा। कटक में क्या है, तो कटक में राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चल क्यों नहीं रहा है, तो कटक में राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ऐसे ही ज़रा कमेंट में बताना कि एक बताओ टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तम्बाकू वाला इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक है। और ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे कुछ पूछा था, तो ये आंसर क्या होगा, टिम बर्नर्स ली, ठीक है, टिम बर्नर्स ली। बाकी टोबैको की अगर बात करेंगे तो टोबैको ये है आपका राजमुंदरी में, राजमुंदरी कहाँ के स्टेट में पड़ता है ज़रा बताओ जल्दी से। और ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये है हमारा
लखनऊ में, जहाँ पे सिडबी का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली। बिल्कुल सही है, ठाकुर आशीष तोमर, करण पवन कुशवाहा। हाँ जी, अफगानिस्तान अच्छा, अफगानिस्तान में लिख रहे हैं। चलो आंध्रा सबका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फॉलोइंग नॉट लोकेटेड इन दिल्ली, तो हुमायूंस टूम लोकेटेड है दिल्ली में, और हुमायूंस टूम बनवाया किसने था? इंडिया गेट, ये भी लोकेटेड है आपका दिल्ली में ही, और इसको किसने डिज़ाइन करवाया था? एडविन लुटियंस ने। बुलंद दरवाज़ा जो है ये सही आंसर होगा, क्योंकि ये दिल्ली में नहीं है। कहाँ पे है? ये आगरा में। और किसने बनवाया था इसको? इसको किसने बनवाया था? तो ध्यान रखिएगा, जो बुलंद दरवाज़ा है इसको बनवाया गया था 1571 में, गुजरात में जब विक्ट्री हुई थी अकबर की, तो अकबर ने इसको बनवाया था आगरा में, बुलंद दरवाज़ा को, गुजरात विक्ट्री के बाद। ऐसे ही ये आपका क्या, ये अलाई दरवाज़ा है। ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज़ अलाई दरवाज़ा। यहाँ पे मुझे आपसे पूछना ये है कि आप ये बताओ कि अकबर ने ही सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी को डेवलप किया था। शेख जो सलीम चिश्ती थे उनके नाम पे, उनकी याद पे इसको डेवलप किया था, क्योंकि अकबर का पता है आपको संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ब्लेस किया था, तो जहांगीर का जन्म हुआ था, तो फतेहपुर सीकरी उन्हीं की याद में बनवाया गया था 1571 से लेकर 73 के बीच में। तो ये भी अकबर ने ही बनवाया था। और अकबर ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, मनसबदारी। ये कब इंट्रोड्यूस किया था ज़रा बताना? मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी प्रणाली कब शुरू करी थी अकबर ने? और जो हुमायूं का मकबरा है जो कि दिल्ली में है, जो कि आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, इसको बनवाया था, इसकी जो वाइफ थी हाजी बेगम, जिसको कि बीगा बेगम के नाम से भी जानते हैं, हाजी बेगम या फिर बीगा बेगम। और जो मोस्टली आपके मुग़ल आर्किटेक्चर है ना, जैसे हुमायूं टूम भी है, तो ये सब आपको पता है देखने को मिलेंगे किस शैली में? तो ये होती है आपकी चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है? चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ऐसे करके होता है, आपने ताजमहल में भी देखा होगा, इस तरह का होता है आपका, ठीक है। तो पार्क होता है और इसमें तरह से रोड जाती है, तो ये चार बाग निकल आते हैं यहाँ पे। तो पूछता है चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज एसोसिएटेड विद मुगल्स। ये है अलाई दरवाज़ा। इस अलाई दरवाजे को किसने बनवाया था? इसको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा होगी। टाइप इसके जो मार्केट रिफॉर्म्स थे, कब तक रूल किया, साउथ इंडिया का एक्सपेडिशन हो गया, प्लस इसने और क्या इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लेके आया था, एकता सिस्टम का अबॉलिश किया था। तो सारी चीज़ें जब इसके बारे में अलाउद्दीन आएगा तो हम डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन के रिगार्डिंग ध्यान रखना है, एक तो अलाई दरवाज़ा इसने बिल्ड करवाया था, प्लस जो सिरी है, सिरी एक गैरिसन टाउन, यानी कि जो अपनी आर्मी वगैरह, सोल्जर्स वगैरह, उनको रहने के लिए एक टाउन बनवाया था, इसको बोलते हैं सिरी, जिसको सेकंड सिटी। अच्छा, जो हुमायूं था ना, उसने दीन पनाह बनाई थी। हुमायूं ने सिटी बनाई थी जिसका नाम था दीन पनाह, और इसने अलाउद्दीन ने बनाई थी सिरी, ठीक है, वो एप्पल वाला सिरी नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछा था क्या यहाँ पे मैंने? मनसबदारी। हाँ, तो मनसबदारी को कब इंट्रोड्यूस किया था? इसको भी 1571 1571 में। मनसब का मतलब होता है रैंक, जहाँ पे जट होते थे, जट का मतलब आर्मी मैन, और सवार मतलब है हॉर्समैन। तो इनके बेसिस पे क्या होती थी? डिटरमाइन, रैंक डिटरमाइन होती थी। हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब मनसबदारी पे आएगा। तो अभी के लिए 1571 अकबर। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? चाइना, जापान, फ्रांस या फिर रशिया? तो यूएनएससी की अगर हम बात करें तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि जो 5 होते हैं वो तो परमानेंट नेचर के होते हैं। परमानेंट मतलब ऐसा कोई कार्यकाल नहीं होता, परमानेंट है, ये घर में परमानेंट रहते हैं। और ये जो 10 लोग हैं ये नॉन परमानेंट होते हैं, जिसमें कि इंडिया भी है। ये जो 10 लोग हैं जो नॉन परमानेंट होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? कोई बताएगा? टेन्योर कितना होता है? तो ये जो परमानेंट है ये कौन से हैं? कौन कौन लोग हैं जो परमानेंट हैं? तो परमानेंट वाले मेंबर्स को आपको ऐसे याद करना है, एफ रेस, फार्मूला 1 जो नहीं रेस होती नहीं, F1 रेस, ऐसे करके याद कर लो, जो फार्मूला 1 रेस होती वो। तो F से हो गया फ्रांस, R से हो गया रशिया, व्लादिमीर पुतिन वाला रशिया। A से हो जाएगा आपका A से क्या हो जाएगा? A से अमेरिका हो जाएगा, C से चाइना हो जाएगा, और E से इंग्लैंड, ठीक है।
तो अब ये मत सोचना कि वहाँ ब्रिटेन लिख के आ जाएगा तो बोलोगे ब्रिटेन तो सर पढ़ा ही नहीं थे, तो इंग्लैंड ही ब्रिटेन है, ठीक है। कुछ माइन्यूट से डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन आपको क्योंकि ट्रिक फिट बिठाने के लिए इंग्लैंड लिख दिया, और सिनोनिमस ही हैं वो आपस में। तो इंग्लैंड ई से याद रखना और ए से अमेरिका, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूएसए लिख के आ गया तो सर ने तो यूएसए बताया ही नहीं था, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। यही यूएसए और यही ब्रिटेन है आपका। तो ये F1 रेस करके आप याद कर सकते हैं, ये परमानेंट मेंबर होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कौन सही आंसर, मतलब कौन नहीं होगा, तो जापान नहीं है। टेन्योर की अगर बात करें तो 2 साल का टेन्योर होता है इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स का, ठीक है। 13th, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं इसको, एंड द आंसर इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन बोलते हैं बिकॉज ये पूरा सारा कुछ स्टोरेज करता है इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द राजतरंगिनी। राजतरंगिनी के लेखक कौन है? कालिदास हैं, शुद्रक हैं, काल्हान है, फिर अष्टध्यायी है। तो कालिदास की तो रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम हो गई। मालविका अग्निमित्र जो कि एक लव स्टोरी है। मालविका और अग्निमित्र किसके लड़के थे? ऐसे ही अभिज्ञान शकुंतलम ये भी लव स्टोरी है, शकुंतलम। ऐसे ही मेघदूतम है, मेघदूतम। ऋतु संहार, तो ये किसकी है? ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। ये सारी आपको रचनाएं पता होनी चाहिए, 5, ठीक है। और अग्निमित्र जो थे वो किसके बेटे थे? ये थे पुष्यमित्र शुंग के, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग की अगर बात करें तो ये शुंग वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने आखिरी मौर्य रूलर बृहद्रथ को हरा के शुंग वंश की स्थापना करी थी। इन्हीं के टाइम पे पतंजलि एग्जिस्ट करते थे, जिन्होंने महाभाष्य लिखी थी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पतंजलि ने कौन सी किताब लिखी थी, उसका नाम था महाभाष्य। क्लियर। शुद्रक जो थे ये हमारे एक सबसे पहले इनको सर्जन माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, सर्जरी की यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बाहर उस यूनिवर्सिटी के इनका एक प्रतिमा भी लगी है। काल्हान सही आंसर होगा, काल्हान ने लिखी राजतरंगिनी। और ये कहाँ की हिस्ट्री है? पहली बात तो ये संस्कृत में लिखी हुई है, ठीक है। और ये कहाँ की हिस्ट्री है? ये कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताता है, जो राजतरंगिनी है। देन अष्टध्यायी की अगर बात करें तो ये इन्होंने लिखी थी पणनी, ये भी लिखी हुई है संस्कृत, ये भी एक संस्कृत ग्रामर पे बुक है अष्टध्यायी, ठीक है। तो अभी के लिए आपको इतनी बुक्स याद रखनी है। और एक आपके लिए मैं पूछता हूँ आपसे, गीत गोविंद किसने लिखी? हु रोट गीत गोविंद? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द लिस्ट ऑफ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो हमारे काफ़ी सारे PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर एंटरप्राइजेज हैं। तो उनमें आपको पता है कि उनको हम लिस्ट करते हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरी होती है, मिनी रत्न A कैटेगरी और B कैटेगरी। तो सबसे जो उच्च दर्जा होता है वो महारत्न का होता है। अभी तक टोटल हमारा टिल नाउ, वैसे तो चेंज हो सकता है अगर किसी को आगे जाके मिल जाए महारत्न, लेकिन इतनी जल्दी फल्दी महारत्न का स्टेटस मिलता नहीं है। नवरत्न का मिल जाता है और मिनी रत्न का तो और जल्दी मिल जाता है। लेकिन ये है हमारी 13 महारत्न कंपनीज, ठीक है। तो ये भेल है, BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, HPCL, और इसी से ही क्या एसोसिएटेड है? HVJ पाइपलाइन। जरा इसका फुल फॉर्म बताना, HVJ। इस HVJ में ये H का मतलब क्या, V का मतलब क्या, J का मतलब क्या है? जो गेल आपका स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, वो HVJ पाइपलाइन के ही मतलब जब वो डली थी तभी एक तरह से स्टैब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे H का मतलब हो जाएगा आपका हजीरा, V का मतलब हो जाएगा विजयपुर और J से हो जाएगा जगदीशपुर। ये 1986 में पाइपलाइन जो है 1986 में ये स्टार्ट हुई थी। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो भी 1986 में ही इनकॉर्पोरेट हुआ था, बना था। हजीरा जो आपका गुजरात में पड़ता है, विजयपुर आपका मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर जो है ये यूपी में पड़ता है। IOCL हो गया, NTPC, ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो 13 आपके क्या हैं? महारत्न हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया लिमिटेड है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये 1975 में, ध्यान रखना, 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। अगला है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ उबंटू? उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर है, फायरफॉक्स है, या फिर वेब ब्राउजिंग है? उबंटू, तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर A सही आंसर होगा। ऐसे ही हमारा ऑपरेटिंग, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू है ये लाइनेक्स पे काम करता है, ध्यान रखना। किस पे काम करता है? लाइनेक्स पे। ऐसे जैसे हमारा मैक OS है, ये सब क्या है?
ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा ये बताइए कि भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये CBT 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो जैसे हमने आपको बताया हम CBT 1 और 2 दोनों को साथ साथ कवर करते चलेंगे। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, और इंडिया में सुपर कंप्यूटर का फादर किसको बोलते हैं, पिता किसको बोलते हैं। तो सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया पहला इंडिया का है परम 8000, ठीक है, परम 8000, और फादर हम बोलते हैं विजय भटकर जी को। पूरा नाम है विजय पांडुरंग भटकर, इन शॉर्ट विजय P भटकर, ठीक है। इंडिया ने USA से सुपर कंप्यूटर मांगे थे, नहीं दिए थे। देन फिर उस समय राजीव गांधी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने इनको कार्यभार दिया था, तो इन्होंने विजय भटकर जी ने ही पूरा यहाँ पे डेवलप किया था, और USA से काफ़ी अच्छा, काफ़ी कम कॉस्ट में हमने इसको डेवलप किया था। और ये जरा कमेंट बताएंगे कि ईयर 2025 को चलो बता ही देता हूँ, इसको क्वांटम साइंस के रूप में डिक्लेयर किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 2024 था ईयर ऑफ कैमलिड, 2023 था ईयर ऑफ मिलेट्स, और ये है हमारा क्वांटम साइंस, ठीक है, क्वांटम साइंस, ईयर ऑफ क्वांटम साइंस 2025। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है। टाइफॉइड, प्लेग, कॉलरा या फिर चिकन पॉक्स। तो वायरस के बारे में पहली बात तो ये ध्यान रखना है, हाँ सही है सभी का, क्वांटम पूजा, जोया राजपूत, विकास, पवन, तरुण, इंस्पिरेशनल, रिया तिवारी, दैया जी। चलो तो यहाँ पे वायरस जो होता है हमारा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसका, वो या तो DNA का बना होता है या RNA का बना होता है। अगर RNA का बना होता है तो ऐसे वायरस को रेट्रो वायरस कहा जाता है। जैसे कि जो हमारा कोविड वायरस था, कोरोना वायरस, वो रेट्रो वायरस था, उसका जेनेटिक मटेरियल RNA का बना हुआ था। ये वायरस जो होता है, ये इसको हम नॉन लिविंग या फिर सेमी लिविंग कंसिडर करते हैं। सेमी लिविंग किस लिए कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये जो वायरस होता है, ये जब बाहर होता है कहीं पे भी तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। जैसे ही इसको एक होस्ट सेल मिल जाती है, जैसे कि हमने इनहेल किया, कोविड आ गया हमारे लंग्स पे, अब उसको एक होस्ट सेल मिल गया, वो लंग की सेल, वहाँ पे क्या है, ये फैलेगा, तो वहाँ ये लिविंग की तरह थोड़ा बिहेव करने लगता है, तो इसलिए सेमी लिविंग भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी वायरल डिजीजेज है उनको याद कैसे रखना है, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हमारी ट्रिक क्या होती है कि जो हमारे डॉक्टर मिश्रा जी हैं, कितने लोग हैं मिश्रा जी हैं, तो डॉक्टर जो मिश्रा जी हैं वो बेस्ट हैं, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो हैं मध्य प्रदेश के। वैसे तो D से हो जाएगा डेंगू, जिसको हम डेंगू भी बोलते हैं, और आजकल डेंगू अब फैलना स्टार्ट होगा, तो बच के रहिएगा, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस नहीं, मेरे लिए भी, मैं खुद को भी एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि होता ये है कि यही अब जब पानी भराव हो गया, पानी भराव में वो डेंगू का लार्वा फैलेगा, और जब फैलेगा तो उससे क्या होगा, फिर दिन में ये काटेंगे। दिन में काटते हैं यूजुअली कौन से मच्छर होते हैं, जो डेंगू के वायरस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंजेक्ट करते हैं, ये होते हैं हमारे फीमेल एडीज एजिप्टी, जो चिकनगुनिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये दिन में काटते हैं, ठीक है, और काफ़ी भयंकर से प्लेटलेट डिक्रीज़ करवा देते हैं। और अगर डिक्रीज़ हो जाती हैं तो ध्यान रखिएगा, पपीते का पत्ते का जूस, अनार और गुड़, इनका सेवन करिएगा, काफ़ी जल्दी से प्लेटलेट बढ़ती है, ठीक है। किस चीज़ का, पपीते के पत्ते का जूस और अनार और गुड़ जो होता है, ठीक है, इसका सेवन करिएगा काफ़ी जल्दी से, क्योंकि जैसे मुझे एक बार हुआ था, तो मतलब ये काफ़ी हेल्प किया था। और ये कई मतलब डॉक्टर कई बार नहीं बोलते नहीं इससे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन होता है, ठीक है। M से अगर बात करेंगे तो M से मीज़ल्स, जिसको हम खसरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और I से हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंज़ा, इसको हम स्टार डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं इन्फ्लुएंज़ा को। S से हो जाएगा आपका स्वाइन फ्लू, 2 S हैं, ये एक S है, और एक से S से स्वाइन फ्लू, और एक से स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। H से हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, हमारे बॉडी को किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। R की अगर बात करें तो R से यहाँ पे हो जाएगा रेबीज़। A से हो जाएगा एड्स किस वायरस की वजह से होता है। B से हो जाएगा यहाँ पे क्या, B से हो जाएगा बर्ड फ्लू का कौन सा वायरस होता है, तो बर्ड फ्लू का वायरस होता है आपका H5N1, ठीक है, H5N1 होता है। वहीं स्वाइन फ्लू की बात करेंगे तो H1N1 होता है इसका। E से हो जाएगा एंसेफेलाइटिस, और S से यहाँ पे स्वाइन फ्लू हो गया तो स्मॉल पॉक्स कर लो। और इसकी सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई थी, ज़रा बताएंगे, जो हमारा स्मॉल पॉक्स है इसकी वैक्सीन। T से हो जाएगा क्या,
टी से हो जाएगा कुछ नहीं था, ये मत कर देना कुछ टाइफाइड वगैरह। टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, टेटनस हो गया, जो सब टी से ही स्टार्ट होते हैं, टाइफाइड, टेटनस, टीबी, ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिजीजेज हैं, वायरस की वजह से नहीं। मम्स, जिसको हिंदी में गलसुआ बोलते हैं, और पी से पोलियो। पोलियो किसकी वायरस की वजह से होता है? पोलियो माइलिटिस करके एक वायरस होता है, नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि नाम में ही पोलियो है ना, लेकिन इसकी वैक्सीन किसने डेवलप करी थी ये बताओ। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे आपसे। हेपेटाइटिस किसको अफेक्ट करता है? लिवर को अफेक्ट करता है। और अभी इंडिया ने हेपेटाइटिस, इसमें हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है। ये किस बेसिस पे होता है ए बी सी, कि ये किस मतलब कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, एक से दूसरे में पर्सन में जा रहा है, किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो उस बेसिस पे इसको ABCD ऐसे बोलते हैं। और अभी इसकी हमने इंडिया में इंडिजिनस वैक्सीन बनाई है, यानी कि इंडिया में ही स्वदेशी निर्मित है, हैवीश्योर जिसका नाम है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है HIV वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स डे हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। इसके लिए टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? इम्यूनो लिंक्ड, ठीक है, सॉरी, अरे ई का मतलब क्या होता है इसका? लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ई का क्या होता है? ई का क्या होता है? दिमाग से जा रहा है एकदम से, ये तो हो जाएगा आपका लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एलिसा का एकदम से जा रहा है, चलो जल्दी से बताओ क्या होगा? हाँ, एंजाइम होगा, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। क्लियर? यहाँ पे मैंने क्या कुछ पूछा था? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, तो ये एडवर्ड जेनर। पोलियो की अगर बात करेंगे तो जोनास साक, ठीक है, ये वैक्सीन डेवलप करी थी इन्होंने। और ये जो ध्यान रखना, ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? इस कॉज भैया, तो ये टाइफाइड, टेटनस और टीबी तो बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से। विब्रियो कॉलरे करके बैक्टीरिया होता है, वो भी बैक्टीरिया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब इसी की वजह से होते हैं, वायरस। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बीमस्टेक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बीमस्टेक, सार्क, ये सब आपको अच्छे से देख के जाना है, बिकॉज इन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बन रहे हैं। पहली बात तो बीमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीमस्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस्टेब्लिश होता है ये 1997 में, 1997 में। और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? सेक्रेटेरिएट है इसका ढाका, बांग्लादेश में। ढाका, बांग्लादेश में। ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन हमें याद कैसे रहेंगे? ये याद बड़ी आसानी से रहेंगे आपको। ये बी से बांग्लादेश कर लो, आई से इंडिया कर लो, ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से ऐसे लिख देता हूँ, बीमस्टेक, ठीक है। तो बी से बांग्लादेश कर लो, आई से इंडिया कर लो, एम से म्यांमार कर लो, एस से कर लो श्रीलंका, ठीक है, और टी से कर लो थाईलैंड। बच गया सिर्फ 2 और कंट्रीज। ई ऐसे कर लो, बीम से हो गया। ईसी से कुछ नहीं है, ईसी की जगह एनपी कर लो, एनबी कर लो, नेपाल और भूटान, 2 हमारे नेबरिंग कंट्रीज। तो ये ऐसे करके याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे पूछ रहा है नॉट अ कंट्री, तो मालदीव्स नहीं है यहाँ पे। एम से म्यांमार है, मालदीव्स नहीं है। मालदीव्स यहाँ पड़ता है ये, जहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मुइज़्ज़ू है ना, जो चाइना, प्रो चाइना टाइप है। यहाँ की कैपिटल क्या है? माले है, ठीक है। और बस आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सारे कंट्रीज़ हैं। ऐसे ही सार्क की जब हम बात करते हैं तो सार्क के बारे में भी देख लेते हैं। सार्क का भी इंडिया मेंबर है। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, ध्यान रखना, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया सार्क का मेंबर है। सार्क जरा बताएंगे कि कहाँ पे और कब स्टैब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड, इसकी मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं। तो सार्क का मतलब है साउथ एशियन, ये देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं कौन कौन से, जैसे कि हमारा इंडिया हो जाएगा, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, और नेपाल और भूटान तो दोनों होंगे ही है, ठीक है, नेपाल और भूटान। इसमें है आपका मालदीव्स और श्रीलंका हो गया। इसमें मालदीव्स है, म्यांमार नहीं है इसमें, ठीक है, और श्रीलंका हो गया। तो सार्क की अगर बात करें तो ये इस्टेब्लिश होता है 1985, 1985 में। और इसका हेड कहाँ पे इस्टेब्लिश होता है? ये इस्टेब्लिश होता है ढाका, बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश में ये बनता तो है,
लेकिन हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। होमवर्क है आपका कि आसियान का हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पे लोकेटेड है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट जब हम समझते हैं तो पहली बात तो जो नेशनल इनकम होता है ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। चलो, तो ये एक कैसा कॉन्सेप्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट है। दो, आपको पता है इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और मैक्रो यानी कि समष्टि। तो समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब नेशनल इनकम पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी सब क्या चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा जो लोग पहले पढ़ चुके हैं मुझसे। तो ये मान लेते हैं हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर कितना वैल्यू, ठीक है, कितना वैल्यू का गुड्स यानी सामान और सर्विसेज। सामान का मतलब है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। टेबल बन रही, कंप्यूटर बन रहा है, एसी बन रहा है, दीवार, मतलब ठीक है, जो भी चीज़ को आप छू सकते हो। बाइक बन रही है, कार बन रही है, तो ये सब जो भी चीज़ बन रही है, खाने की चीज़ हो गई, तो उनको गुड्स बोलते हैं। सर्विसेज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बैंकिंग आप सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं, तो उनको हम सर्विसेज बोलते हैं। तो कितने वैल्यू का यानी कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको बोलते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं किसी कंट्री का। कि विद इन दी टेरिटरी, यानी एक टेरिटरी, जैसे भारत का ये टेरिटरी है, ठीक है, भारत का ये टेरिटरी है, तो इसके अंदर कितने वैल्यू का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, चाहे वो भारतीय कर रहा हो या फिर कोई विदेशी जो यहाँ रह रहा है वो कर रहा हो, ठीक है, इसको जीडीपी बोलते हैं। अब लेकिन अगर हम सिर्फ ले लें नेशनल्स को कि यहाँ पे भारतीय कितना कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया में कितने, मतलब जो भारतीय लोग हैं वो कितना वैल्यू का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं जो भारतीय हैं, मतलब भारत का एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ भारतीय बोल रहा हूँ, किसी कंट्री के लिए भी आप इसको ले सकते हैं। तो उस कंट्री के नेशनल्स, जैसे इंडिया के केस में कितने भारतीय चाहे कहीं पे भी रह रहे हो, वो कितने वैल्यू का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। समझ आ गया आपको ये जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है? अब ये एन कहाँ से आ जाता है? एनडीपी और एनएनपी। तो कुछ नहीं, जब हम जो ग्रॉस होता है उसमें डेप्रीसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटा देते हैं। डेप्रीसिएशन क्या होता है? तो जो हमारे कैपिटल गुड होते हैं, कैपिटल गुड क्या होते हैं? पूंजीगत जो हमारे सामान होते हैं जो हमारी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। जैसे मान लो एक बिस्किट फैक्ट्री है, तो बिस्किट बनाने के लिए कोई मशीन ले रखी होगी ना, तो जब बिस्किट बना रहे होंगे तो उसकी भी वैल्यू घट रही होगी, तो उसकी उसी जो वैल्यू, जिस दर से उसकी वैल्यू घट रही है उसी को डेप्रीसिएशन या मूल्यह्रास बोलते हैं। तो जब ग्रॉस में डेप्रीसिएशन को घटा देते हैं तो नेट मिल जाता है हमें ये। तो जैसे अगर हम जीडीपी में डेप्रीसिएशन को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एनडीपी मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर हम जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रीसिएशन घटा देंगे तो हमें एनएनपी मिल जाएगा। समझ आती है बात? ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये होती हैं सारी चीज़ें मार्केट प्राइस पे। ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट पे होती हैं। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या अंतर होता है? मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि वो चीज़ मार्केट में कितने की मिल रही है, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि उसको बनाने में आई लागत। जैसे मान लो ये फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री कोई रेंट पे कर रही होगी, ठीक है, फैक्ट्री वेजेस जो चला रहा है फैक्ट्री को वो मजदूरों को वेज दे रही होगी, ठीक है। उसने हो सकता है कुछ पूंजी लिया होगा, जो फैक्ट्री चला रहा है तो उसने कुछ बैंक से लोन लिया होगा, तो मान लेते हैं उसमें वो ब्याज भर रहा है, उसको इंटरेस्ट रेट बोल देते हैं, और उसका प्रॉफिट हो गया, किसका? मुनाफा भी तो कमाएगा जो फैक्ट्री चला रहा है। तो इनको हम बोलते हैं, इन चारों चीज़ों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इनको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब को मिला लेंगे तो इसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं हम। लेकिन अब जब मार्केट में उतरेगा तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी, उसमें दुकानदार अपना प्रॉफिट कमाएगा, तो ये सारे पे जब उतरता है, यूज़र को कितने प्राइस से मिलता है, जो कंज्यूमर है, उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। समझ आती है इतनी बात? तो जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, इसको हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाते हैं, कि फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला जाता है? तो फैक्टर कॉस्ट ऐसे निकाला जाता है, चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जब भी जैसे हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस वाले चीज़ में हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देना होता है। क्या घटा देना होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जैसे एसएससी में रखे गए हैं वैसे यहाँ पे भी रखे जाएंगे, एनटीपीसी में भी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, पक्का रखे जाएंगे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन, और जो लोग इकोनॉमिक्स कवर करके नहीं जाएंगे वो झेलने वाले हैं, सिंपल सा, ठीक है। नहीं समझ में आती, समझना पड़ेगा।
यू हैव नो ऑल्टरनेटिव। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती तो इकोनॉमिक्स का मैंने वन शॉट ले रखा है, कुछ ही दिन पहले लिया था, ठीक है। कुछ ऐसे 3.5-4 घंटे के बीच का है, 3.5 घंटे का, आई थिंक 3.5 घंटे का है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। एक और लिया था उससे पहले, काफ़ी 5-6 महीने पहले, वो 4 घंटे का, तो वो मत देखना, अभी 3.5 घंटे वाला देख सकते हो। पूरी इकोनॉमिक्स हो जाएगी आपकी, कुछ और बाहर से नहीं पूछेगा NTPC के एग्ज़ाम में आपके, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। ये हो जाता है फैक्टर कॉस्ट। तो कुछ भी मुझसे पूछेगा कि तुम निकालो NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दो, तो मैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करूँगा? मैं NNP उठाऊँगा मार्केट प्राइस वाला, ठीक है, मार्केट प्राइस वाला NNP उठाऊंगा, उसमें ये सेम काम कर दूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स घटा के सब्सिडी जोड़ दूंगा, या फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दूंगा, सेम बात है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट किसी भी चीज़ का निकालना हो, उस चीज़ का मार्केट प्राइस उठाइए और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दीजिए। और कैसे ग्रॉस से नेट पे जाते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, डिप्रिसिएशन को घटा के जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू, यानी अकबर और हेमू के बीच में कब पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई? सर सुपर चैट नहीं देखी, 1 मिलियन पे फेस रिवील होना चाहिए। अच्छा, सुपर चैट आई क्या किसी की? हाँ देखो, ये मतलब जैसे इकोनॉमी से क्वेश्चन आया 500 लोग भाग गए, वाह, ठीक है। अब मैं चाहता था हटा सकता था, मैं अपने फायदे उसके लिए तो नहीं रखा हूँ। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, जैसे मैंने बताया, आपको समझने पड़ेंगे वो, ठीक है। हाँ जी, इनडायरेक्ट टैक्स ये बता दीजिए। अब सारा कुछ आज ही के लेक्चर में थोड़ी ना बता देंगे लावण्य जी, आगे भी तो लेक्चर्स होंगे, तो उनमें देखेंगे। इन विच ईयर वॉज दी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन अकबर और हेमू? तो यहाँ पे 1526 की अगर हम बात करें, चलो 1576 की सबसे पहले ऑप्शन, इसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये किसके बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप थे जो सिसोदिया राजपूत वंश के रूलर थे, मेवाड़ के राजा थे, वर्सेस अकबर की फोर्सेस। अकबर की फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था, ये बताएगा? अकबर की फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था? तो ये फोर्सेस को लीड कर रहा था राजा मान सिंह प्रथम, राजा मान सिंह फर्स्ट। कहाँ के रूलर थे? अम्बेर के, अम्बेर के राजा थे राजा मान सिंह प्रथम, ये लीड कर रहे थे। 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और ये किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था बैटल, क्योंकि यहाँ पे बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और इसके बाद बाबर ने यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना कर डाली थी, यानी मुगल डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट कर दी थी, ठीक है। और यहाँ से दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। 1556 सही आंसर होगा, 1556। इसमें अकबर की फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था इस बैटल में? इसमें लीड कर रहा था बैरम खान, जो इसका संरक्षक था, कंजर्वेटर था किसका? अकबर का, बैरम खान। और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो अफगानी फोर्सेस को एक तरह से लीड कर रहे थे। क्लियर है? 1555 में डेथ हुई थी हुमायूं की, और उसके बाद अकबर आया था। अकबर की एज कितनी थी इस समय? अकबर की एज थी 13 साल। तो इसीलिए 13 साल में तो क्या ही वो बैटल को लीड करता, तो बैरम खान लीड कर रहा था, ठीक है। और अकबर का ओरिजिनल नेम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका ओरिजिनल नेम था। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बता दीजिए, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुआ था? तीसरा पानीपत का युद्ध, तो ये हुआ था 1761 में। और ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था मराठा फोर्सेस वर्सेस अफगान फोर्सेस। और अफगान फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था? अफगान फोर्सेस की विक्ट्री हुई थी, इसमें जीत अफगान फोर्सेस की हुई थी। और ये अफगान फोर्सेस को लीड कर रहा था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। अगला सवाल है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ICJ, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, हेग, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा? सर ये सीरीज़ रेलवे SI के लिए भी सफिशिएंट होगी, बिल्कुल अक्षय त्यागी, उसके लिए भी सफिशिएंट होगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कहाँ पे होगा? हेग नीदरलैंड में। पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? तो ये यूनेस्को, ठीक है। न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है? तो ये यूनिसेफ का है। जेनेवा में किसका है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो ये आपका WHO, WTO, ILO,
WMO, OOO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सब जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और आप बताना, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया एंड वर्ल्ड बैंक हो गया। इन दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं? तो ये दोनों के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं वॉशिंगटन DC में। और ये दोनों जो हैं बने थे कब? ये दोनों बने थे 1944 में, जो हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, इसमें बने थे 1944 में। हेडक्वार्टर हैं वॉशिंगटन DC में। और वर्ल्ड बैंक को पहले ध्यान रखना IBRD के नाम से जानते थे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते थे इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? फ्रांस में ही है, लेकिन फ्रांस की कौन सी जगह में है? पेरिस मत लिखना, L से नाम शुरू होता है उस जगह का। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। पहली बात इसका आंसर कर लेते हैं। तो लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो ज़रा बताइए इसका अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है? और लोकसभा को और हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो किस प्रणाली में इलेक्शन होता है और उसको हमने किस कंट्री से बोरो किया है? तो आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो 79 बात करता है पार्लियामेंट की, 80 बात करता है राज्यसभा की, और 81 जो है वो बात करता है लोकसभा के कॉम्पोजिशन की। इसको हम लोअर हाउस या फिर और हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं। हाउस ऑफ पीपल, निचला सदन या फिर लोगों का सदन। लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी? और मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, हाँ, कैसे इसमें इलेक्शन होता है? तो पहली बात तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं इसमें, जो भी लोग चुने जाते हैं। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो प्रणाली होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के हिसाब से चुनाव होते हैं। ये जो हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लोकसभा का जो मैक्सिमम टेन्योर होता है वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन कौन से केस में लोकसभा का जो टेन्योर है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल के लिए, 1 साल एट अ टाइम। तो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था सबसे पहले ये 17 अप्रैल 1952। ये डेट याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईयर से काम चले, डेट भी याद रखिएगा। 17 अप्रैल 1952 के कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। और इसमें जो इसकी जो पहली मीटिंग है वो हुई थी 13 मई 1952 में। और 13 मई 1952 को राज्यसभा जो है कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और उसकी पहली मीटिंग हुई थी। तो ये +1 हो सकता है। लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, और 1 साल एक्सटेंड हो सकता है सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल जब लगी होगी, नेशनल इमरजेंसी, 1 ईयर एट अ टाइम। यानी कि अगर पार्लियामेंट से क्या है कि स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करवाना होता है, अगर उसने बोल दिया कि हाँ एक्सटेंड कर लो तो 1 साल हो जाएगा। फिर अगर आपको एक्सटेंड करना है तो फिर 1 साल कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल लेना पड़ेगा और इमरजेंसी लगी हुई होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो उत्तर 552 होगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पहले पूछा गया था, लेकिन अभी आपको पता है कि 2019 में जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इससे क्या हुआ था कि पार्लियामेंट ने बोला था कि अब से जो 2 एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है लोकसभा में, अब वो नहीं होगा। 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, ठीक है, इन राज्यसभा। और 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था लोकसभा में प्रेसिडेंट, लेकिन अभी इस प्रणाली को खत्म कर दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो अभी अगर हम बात करें तो कोई एंग्लो इंडियन नहीं है जो नॉमिनेट हुआ हो लोकसभा में। तो अभी अगर करेंटली बात करेंगे तो 550 हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब ये जो 550 है, इसमें जो 530 हैं वो राज्यों से निकल के आते हैं, दैट इज स्टेट से, और जो 20 हैं वो यूटीज से, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से निकल के आते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको लोकसभा और इसके बारे में ध्यान रखनी है। आर्टिकल हो गया, कैसे इलेक्शन होता है, कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, मैक्सिमम मेंबरशिप कितनी होती है, कब एक्सटेंड हो सकता है, सारी चीज़ें। विच सिख गुरु स्टैब्लिश द खालसा पंथ, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, या फिर गुरु हरगोबिंद सिंह जी। आयरलैंड से बोरोड है, क्या चीज़ आयरलैंड से बोरोड है? अच्छा ठीक है, वो नॉमिनेशन वाला, ठीक। गवर्नर 6 करता है? नहीं भैया आस्तिक जी, गवर्नर 6 नहीं करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, गवर्नर 1/6 करता है,
1/6 मेंबर जो पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल में पूरे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स जाते हैं उनमें से 1/6 मेंबर्स प्रेसिडेंट गवर्नर नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में, ना कि 6 मेंबर। विच सिख गुरु स्टैब्लिश खालसा पंथ? तो गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थे, ये ध्यान रखना है। इनकी जन्म दिवस पे हम एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसको बोलते हैं गुरपूरब। ये अभी सवाल एसएससी में बना है, ठीक है, गुरपूरब बोलते हैं इसको। गुरु गोबिंद सिंह जी थे वो 10th और लास्ट सिख गुरु थे। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना करी थी और इस स्थापना जो 1699 में स्थापना करी गई थी 1699 में, इस दिन हम कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, या फिर मोस्टली जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो फेस्टिवल मनाती है। गुरु तेग बहादुर जी 9th सिख गुरु थे। इनको किसने मरवाया था? पगलैट औरंगजेब ने, इसने मरवाया था औरंगजेब ने, ठीक है, क्योंकि ये जबरन जो धर्म परिवर्तन ये करवा रहा था, खासकर जो कश्मीरी पंडित थे उनका, तो वो अपोज कर रहे थे ये, और ये औरंगजेब बोल रहा था कि तुम भी मुस्लिम मतलब इस्लाम धर्म को अपना लो, तो उस चीज़ का उन्होंने रेजिस्ट किया था, तो इसलिए औरंगजेब ने सिर कटवा दिया था इनका। गुरु हरगोविंद जी की अगर बात करेंगे तो 6th सिख गुरु थे और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी थी। ऐसे ही एक और सिख गुरु थे जिनकी हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। उसका नाम पता है आपको? मतलब उनका नाम पता है जिसकी हत्या इस जहांगीर ने करवाई थी। खालसा पंथ की अगर हम बात करेंगे तो ये एक वॉरियर क्लास है जिस दिन हम क्या मनाते हैं? बैसाखी, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 याद करो, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो बैसाखी का दिन था वो। और गुरु अर्जन देव जी की हत्या करवाई थी। गुरु अर्जन देव जी की हत्या करवाई थी किसने? ये करवाई थी जहांगीर ने। क्यों? क्योंकि जहांगीर के खिलाफ इसी का लड़का उतर गया था जिसका नाम खुसरो था, उसको शरण दे दी थी गुरु अर्जन देव जी ने। इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब की रचना स्टार्ट करी थी, कंपाइल करना स्टार्ट किया था गुरु ग्रंथ साहिब को, और साथ ही साथ इन्होंने ही जो गोल्डन टेम्पल है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, गोल्डन टेम्पल। बाद में इसमें गोल्ड प्लेटिंग किसने करवाई थी, कोई बताएगा? हु स्टार्टेड द गोल्ड प्लेटिंग इन दिस गोल्डन टेम्पल में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? इनमें से कौन सा पूर्वोत्तर 7 बहनों में नहीं आता, उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो गोल्ड प्लेटिंग करवाई थी महाराजा रंजीत सिंह जी ने, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह, जो कि शुक्रचर्या मिसल से बिलोंग करते थे, शुक्रचर्या मिसल। बाकी इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये कब साइन हुई थी जरा बताएंगे? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और किस नदी को एज अ बाउंड्री बनाया गया था इसमें? नॉट अ मेंबर ऑफ 7 सिस्टर, तो 7 जो बहनें हमारी, तो मेघालय आता है, अरुणाचल आता है, त्रिपुरा आता है, बट सिक्किम नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो ये सारे हैं, लेकिन ये सिक्किम है आपका। सिक्किम 7 सिस्टर्स में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ 1809 में साइन हुई थी, बिल्कुल सही है क्या? 36 में, अच्छा, सिक्किम एसोसिएटेड, बिल्कुल ये बात मुझे अच्छी लगी कि आप लोग आगे आगे से वो चीज़ बताते रहते हैं, खुद से पार्टिसिपेट करते रहते हैं कि इसके रिगार्डिंग में और का फैक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 1809 में हुई थी, ब्रिटिशर्स के साथ साइन करी थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और सतलज रिवर को इसमें बाउंड्री बनाया गया था। चलिए, तो यहाँ पे बिल्कुल सही जिसने लिखा कि पहले तो देखना 35th अमेंडमेंट हुआ था 1974 में, जिसके तहत ये एक एसोसिएट स्टेट बना था। क्या बना था? एसोसिएट स्टेट बना था ये। और इसके बाद हुआ था 36th अमेंडमेंट 1975 में, 1975 में, जिसके तहत इसको कंप्लीट स्टेटहुड मिला था। यहाँ पे चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था, चोग्याल डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, ठीक है। तो ये हमारा उसमें नहीं है, ये ध्यान रखना। अरुणा मामी, ये ऑर्डर ध्यान रखना, जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ऑर्डर याद रखना, पहले अरु, देन ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। अरुणा मामी ध्यान रखना ये ऑर्डर। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है, बांग्ला से 3 साइड से घिरा हुआ है। कौन से 2 ऐसे राज्य हैं यहाँ पे? मतलब पूरा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है जितने भी राज्य, उनमें से 2 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से बाउंड्री शेयर करते हैं, उनका नाम बताइए। तो मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग है, सिक्किम की गैंगटॉक है, अरुणाचल की ईटानगर है, और त्रिपुरा की अगरतला है। सभी को पता है कैपिटल वगैरह तो असम के दिसपुर है। और यहीं पे ही पता है आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी यहीं पे हुए। जब हम इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे देखेंगे करंट अफेयर्स वगैरह में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सिर्फ मणिपुर को छोड़ के सारी जगह हुए, क्योंकि हमें पता है मणिपुर में वो कुकी वर्सेस मेटी और रिवोल्ट वगैरह चल रहा, तो उसकी वजह से यहाँ पे नहीं करवाए गए। तो यहाँ पे मैंने क्या पूछा था? 2 आपको बताने थे। तो एक तो अरुणाचल है, यहाँ पे चाइना है, ये भूटान है, और ये आपका म्यांमार है। तो चाइना भूटान म्यांमार के साथ शेयर करता है। ये सिक्किम है, ये नेपाल है, ये भूटान है, और ऊपर चाइना। तो ये भी 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है सिक्किम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? केल्विन, कैंडला, मोल या फिर मीटर? मीटर सबको पता है, इट इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस। जो हमारी डिस्टेंस होती हैं ऐसे हमारी किलोमीटर भी होती है, लेकिन वो सब पूछता नहीं है, मेन पूछता है लाइट ईयर, ठीक है, प्रकाश वर्ष। ये भी दूरी मापने की इकाई है। जो हमारी सेलेस्टियल डिस्टेंसेस होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं, है ना, खगोलीय दूरियां होती हैं, उनको मापते हैं इससे। ऐसे ही होती है पारसेक, ठीक है, पारसेक। पास्कल नहीं होती, पास्कल से प्रेशर मापते हैं, पारसेक होती है। लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट होती है ये। आंसर होगा मोल। मोल से हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापते हैं, और एक मोल में कितनी नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं? वो होती हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं जब हम बोलते हैं किसी मोल में। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। केल्विन क्या होती है? केल्विन टेम्परेचर मापते हैं। इसी तरह डिग्री सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। डिग्री सेल्सियस में जब हम 273 जोड़ देते हैं तो हमें केल्विन मिल जाता है। अच्छा, डिग्री सेल्स कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जिसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो स्केल्स हैं वो सेम वैल्यू शो करती हैं? कैंडला जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ज्योति फ्लक्स, ये इससे मापा जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। एवोगाड्रो सबका सही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो 9/5 + 32। तो यहाँ पे अगर आप -40 रखेंगे तो आपको सेम वैल्यू निकल के आएगी, यानी -40 5 8, हाँ, तो -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों सेम वैल्यू शो करते हैं। आगे बढ़ें, और एक चीज़ का यहाँ पे यूनिट आप बता देंगे, केल्विन वेल्विन हो गया, कि एम्पियर किसकी यूनिट होती है? एम्पियर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग व्हाट? बस एम्पियर बता दो अब, ठीक है। 26 सेरीकल्चर किससे एसोसिएटेड है आपका? ग्रोइंग ऑफ फ्रूट, प्रोडक्शन ऑफ जूट, रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर्म या फिर रियरिंग ऑफ हनी बीस। जोया सर SSC के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास अब नहीं चलेगी क्या दिव्या त्रिपाठी जी? कल रहेगी आपकी SSC की एक्सपेक्टेड क्लास। कल NTPCL ही नहीं होगी, NTPCL अपनी सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे, कल SSC वाली होगी। सेरीकल्चर तो ये होगा आपका सिल्क वॉर्म से, ठीक है। ध्यान रखना, सिल्वी कल्चर से कंफ्यूज मत कर देना। सिल्वी कल्चर सिल्क से एसोसिएटेड नहीं है। सिल्वी कल्चर किससे एसोसिएटेड है? ये फॉरेस्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। फॉरेस्ट का जो ग्रो करना, इसको बोलते हैं सिल्वी कल्चर। अच्छा, एक फॉरेस्ट को अर्बन जो इलाके होते हैं, शहरी इलाकों में, वहाँ पे फॉरेस्ट को ग्रो करने की टेक्निक को मियावाकी टेक्निक बोलते हैं। अगर कभी पूछ ले मियावाकी किससे संबंधित है, तो फॉरेस्ट से। हनी बीज, इसको बोलते हैं एपीकल्चर, एपीकल्चर। अच्छा, फिशेस की रियरिंग को क्या, कौन सा कल्चर बोलते हैं? जो हम गार्डनिंग वगैरह करते हैं, गार्डनिंग मतलब गार्डन में फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ये सब लगा दिए, उसको क्या बोलते हैं? तो फिशेस को बोलते हैं पिसी कल्चर, है ना, पिसी कल्चर। और गार्डनिंग को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये ध्यान रखना है आपको। और हॉर्टिकल्चर को ही हम बोलते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन। जो जूट होता है इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। सिल्वर फाइबर किसको बोलते हैं? गोल्डन फाइबर बोलते हैं इसको। जो जूट होता है इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, कंट्री है? तो प्रोड्यूसर सबसे बड़ा भारत है, इंडिया। और इंडिया में भी कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है? लेकिन जब निर्यातक की बात आ जाएगी, एक्सपोर्टर, तो एक्सपोर्टर है बांग्लादेश। और पहली जो इंडिया में जूट मिल स्टैब्लिश हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी 1855 में। कहाँ पे? रिसरा, वेस्ट बंगाल में हुई थी ये। रिसरा वेस्ट बंगाल में जो हुई थी, जिसको हम एक्लैंड मिल के नाम से जानते हैं। जूट मिल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। और इंडिया में वेस्ट बंगाल टॉप नंबर पे आता है। गोल्डन रेवोल्यूशन ना सिर्फ हॉर्टिकल्चर से बल्कि हनी प्रोडक्शन से भी, हनी से भी एसोसिएटेड है, शहद से भी एसोसिएटेड है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? और कुछ यहाँ पे नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एम्पियर की अगर बात करेंगे तो ये करंट को मेजर करने की यूनिट होती है। 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? कि तुम हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, मिल के रहेंगे दोनों लोग। ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये देखने को मिलती है फ्यूनेरिया में नहीं। फ्यूनेरिया को ध्यान रखना, हम मॉजेस के नाम से भी जानते हैं। और ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? प्लांट किंगडम के कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है ब्रायोफाइटा से। अभी मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं आपका जा रहा हूँ, बिकॉज प्लांट किंगडम हम अलग से पढ़ेंगे जब साइंस का क्वेश्चन आएगा, तो प्लांट किंगडम वहाँ पे बताऊंगा। अगर आपको पता है ब्रायोफाइटा क्या होता है तो ठीक है। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, ये पादप जगत का उभयचर बोलते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस ऑफ
प्लांट किंगडम कहा जाता है इनको। मॉजेस फ्यूनेरिया वही बात होती है। इसके अलावा जो मर्चेंटिया होता है वो भी इसका एग्जाम्पल होता है, मर्चेंटिया, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, और हो जाएगा इसका एग्जाम्पल BMW, हम लोगों ने किस तरह से पढ़ा था कि रिंकिया के पापा चलाते हैं, रिक्किया, ठीक है। और हॉर्न बहुत मारते हैं BMW में, हॉर्न वर्ट। लिवर खराब हो जाता है उनका तो लिवर वर्ट, ठीक है। यूलोथ्रिक्स क्या होता है, ये एक तरह का हरा शैवाल होता है, ग्रीन एल्गे होता है। ग्रीन एल्गे में हमारा यूलोथ्रिक्स के अलावा उल्वा आता है, चारा आता है, ठीक है। ये सब आते हैं आपके ग्रीन एल्गे में। क्लैमीडोमोनास आता है, ठीक है, क्लैमीडोमोनास आता है। ये सब क्या होते हैं, हरे शैवाल होते हैं, ग्रीन एल्गे होते हैं ये सब। मर्सीलिया ये आपका आता है टेरिडोफाइटा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, पता है आपको तो आपका रिवीजन हो रहा होगा। बाकी जब प्लांट किंगडम का आएगा तो वहाँ पे हम डिटेल में कवर करेंगे क्या होता है टेरिडोफाइटा ये सब, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा को हम क्रिप्टोगैम्स के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल मर्सीलिया हो गया, ठीक है, हॉर्न वर्ट हो गया, सॉरी हॉर्स टेल हो गया, हॉर्न वर्ट तो इसका होता है हॉर्स टेल हो गया, फर्न हो गया, फर्न, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, और मर्सीलिया, ठीक है। लाइचन होगा इसका सही उत्तर। लाइचन क्या होता है, लाइचन जो होता है ना, लाइचन या फिर लिकेन, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो, ये एल्गे यानी शैवाल और फंगस यानी कि कवक के बीच का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। एल्गे और फंगस की स्टडी यानी इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो एल्गे क्या करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, किसको, फंगस को। और फंगस क्या इनको प्रोवाइड करते हैं, कवक, ये इनको जो वाटर और मिनरल हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एल्गे को बोलते हैं हम स्टडी को फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी बोलते हैं। और फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, माइकोलॉजी। जो आपका लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर ब्लू और रेड लिटमस आप पढ़ते हो, वो इसी से बनता है, लिटमस पेपर। और इसका पहला जो लाइकन पार्क है वो उत्तराखंड में बनाया गया था। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। श्री नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन या फिर जाकिर हुसैन। यंगेस्ट प्रेसिडेंट पूछ रहा है, आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। ये 64 साल की उम्र में बने थे। वॉज द यंगेस्ट, नॉट द यंगेस्ट नाउ, बिकॉज अभी अगर यंगेस्ट पूछ लेगा तो उत्तर द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब NTPC में पूछा गया था तब तो द्रौपदी मुर्मू जी बनी नहीं थी, लेकिन अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये कितने साल की मतलब कितनी उम्र में बनी प्रेसिडेंट, ये भी 64 में ही बनी, लेकिन कुछ महीने कम है नीलम संजीव रेड्डी जी से। और ये आज़ाद भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। फर्स्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, आज़ाद भारत में जन्म हुआ है जिनका, ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी 1947 के बाद जिनका जन्म हुआ है, इन इंडिपेंडेंट इंडिया। समझ में आती बात। और बाकी पहली फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है देश की, पहली जनजातीय राष्ट्रपति हैं। सेकंड विमेन प्रेसिडेंट है, पहली कौन थी, सेकंड विमेन प्रेसिडेंट है, पहली कौन थी ये बताना है। अच्छा, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन रहे हमारे देश के, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, सबसे लंबे समय अवधि तक ये रहे हमारे पहले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कब से कब तक, तो 1950 से लेकर 1950 से लेकर 62 तक। दूसरे कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे और वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। दूसरे जो थे राष्ट्रपति देश के, वही पहले उपराष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो तीसरे राष्ट्रपति थे वो दूसरे उपराष्ट्रपति थे, समझ रहे हो। ये दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति, ये तीसरे राष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति। तो जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी बन गए थे, ठीक है। इनकी डेथ हो गई थी ऑफिस में रहते हुए, तो इनकी जगह वो हम बाद में पढ़ेंगे, वीवी गिरी आए थे। वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, तो वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने चले गए। तो उस समय के जो CJI थे, मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बन गए थे क्या प्रेसिडेंट। कौन थे उस समय, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये जो थे दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो फखरुद्दीन
क्या लिख रहा है ये फखरुद्दीन अली अहमद? इन हॉर्नेस क्या लिख रहे हो? HJ कनिया भाई, हमने पहले CGI का नाम नहीं पूछा यार। जस्टिस हिदायतुल्ला, M हिदायतुल्ला, ठीक है, मैंने पहले CGI का नाम थोड़ी ना पूछा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप में गोबी रेगिस्तान, मतलब गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये वर्ल्ड का क्या बोलेंगे, वर्ल्ड का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? ये गोबी डेजर्ट है, जो आप देख सकते हैं चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, एशिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड का? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट पता है कौन सा है? ये है एंटार्क्टिका। लेकिन ये कोल्ड डेजर्ट है। लेकिन अगर वार्म डेजर्ट पूछेगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा, तो सहारा डेजर्ट है, जो कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में ही है। एंटार्क्टिका तो अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है और इसको हम वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। इंडिया में अगर हम डेजर्ट की बात करें तो ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएं इसके वेस्टर्न या फिर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ये पड़ता है आपका डेजर्ट। किस नाम से जानते हैं इसको हम? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ऐसे ही यहाँ लद्दाख डेजर्ट है, जो कि कोल्ड डेजर्ट है। भारत में सिर्फ एक ही कोल्ड डेजर्ट है और एक ही वार्म डेजर्ट है। एक तो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है और ये कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख में, ठीक। और देखते हैं आज का आखिरी सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हु सेड फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं प्राप्त करके ही रहूँगा। ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने? नहीं। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। डॉट 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 डॉट। इन्होंने बोला था जय हिंद का नारा दिया था इन्होंने। इन्होंने बोला था दिल्ली चलो, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था? दिल्ली चलो। बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तिलक जी की अगर बात करें तो इनको लोकमान्य का टाइटल मिला हुआ था। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता था। किसने बोला था इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति का जनक? किसने बोला था इनको? तो ये वैलेंटाइन चिरोल करके एक आदमी था, उसने बोला था ये। इसकी वजह से इनको जेल भी हुई थी। इनके दो न्यूज़पेपर चलते थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, मराठा और केसरी। किस लैंग्वेज में थे? इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। कब करी थी जरा बताएंगे? होम रूल लीग। इन्होंने किताब लिखी थी जिसको हम जानते हैं आर्कटिक होम टू वेदास, आर्कटिक होम टू वेदास। और इन्होंने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत करी थी। कब? गणपति और शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत करी थी इन्होंने। डायरेक्टली पूछता है किसने शुरुआत करी थी, तो आप क्या बोलेंगे? तिलक जी ने करी थी। मराठा जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में था और केसरी मराठी लैंग्वेज में था, ठीक है। होम रूल लीग 1916 में शुरू हुई थी। ध्यान रखिएगा ये एक एनी बेसेंट ने भी शुरू करी थी, लेकिन वो अलग थी। ये इनका जो हेडक्वार्टर था होम रूल लीग का वो पुणे में था और उनका जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास में था। आर्कटिक होम टू वेदास किताब लिखी थी और गणपति और शिवाजी जो फेस्टिवल है ये 1890s के टाइम पे स्टार्ट किए थे, ठीक है। 1890s जैसे 94 के टाइम पे ऐसा कुछ, ठीक है। 93 94 के टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किए थे ये, ठीक है। गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल। एंड आ सेशन एंड से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, ठीक है। होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा, HW लिख ले, ठीक है। एंड दैट इज़ हु वॉज द फाउंडर ऑफ CPI पार्टी। ये अभी नहीं लिखना है आपको, जब ये रिकॉर्डेड में सेशन चला जाएगा तब आपको लिखना है ये, ठीक है। तो अब हम लोगों का जो सेशन होगा कैसा रहा ये आप कमेंट में बताएंगे, फीडबैक अपना देंगे। बाकी हम लोग की जो क्लास होगी वो 18th यानी वेडनेसडे को होगी। तो कल इस टाइम पे क्या क्लास होगी वो मैं सुबह आपको बताऊंगा, स्टेनो, MTS और GD के लिए, ठीक है। तो वेडनेसडे को हमारी क्लास होगी और क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ मैं आपके लिए वन लाइनर्स लेके आऊँगा, रिवीजन करेंगे। तो इस वजह से प्लीज़ आप रिवीजन करके आइएगा अच्छे से इस लेक्चर का। ये आप यकीन मान के चलिए, आप बस रेगुलर रहिए। सारा पोर्शन चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, सब कुछ मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है। थैंक यू टू एवरीवन। GS टॉप 30 क्वेश्चन डे 2 वीडियो इज़ अनअवेलेबल, ऐसा है क्या? सेजल यादव। तो सर क्वेश्चन नंबर का आंसर सही बोले थे पर गलती से आपने A टिक कर दिया। कौन सा क्वेश्चन नंबर? तो नीरज आप लिखे ही नहीं। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 100 रुपये भेजा दीपेंदु साहू। सर EVS बैच GK 2.2 का नोट्स प्लीज़, काफ़ी बड़ा लेक्चर है। प्लीज़ नेवर रिवील योर फेस, इट शुड बी प्रिविलेज टू दोज हु सेलेक्टेड। अच्छा तो दीपेंदु जी, ठीक है, एडवाइस तो कंसिडर कर लिया हमने आपकी, लेकिन नोट्स सर देखना पड़ेगा। PPT मैंने शेयर की थी ना, PPT की PDF।
नोट्स का देखते हैं अगर जुगाड़ हो पाएगा। अगर कोई बनाएगा ना नोट्स इसके, तो अगर नोट्स बनाएगा तो ये एक नंबर है, मैं शेयर कर रहा हूँ उसको, तो प्लीज़ इस पर सेंड कर देना। और अभी थोड़ी देर में एक पैरालंपिक की वीडियो अपलोड होने वाली है, उसको भी देख लेना। 3 मिनट में पूरा पैरालंपिक के बारे में सब कुछ बता दिया है। सुबह अपलोड होना था लेकिन यार बन नहीं पाई थी क्योंकि काफ़ी एडिटिंग उसमें रिक्वायर्ड होती है ना, इसलिए। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड 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 एक सेकंड। एक नंबर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, टीम का नंबर है। तो ये नंबर क्या हो गया, ये ठीक है 9। इस पे नोट्स भेज देना अगर जो बनाएगा कोई, तो 92357। और अगर नोट्स अच्छे लगे और आप कॉन्टिन्यूसली बना पाएंगे तो आपको मॉनेटरी कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ठीक है, आपको पैसा भी दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है, चिंता ना करिएगा। 923579 और 380, ये मेरा नंबर नहीं, ध्यान रखिएगा, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, टीम का नंबर है। इसमें डाउट्स वगैरह मत भेजना कि सर ये चीज़ क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आप नोट्स भेज सकते हैं जो लोग बनाए हैं या फिर बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, मिलते हैं वेंसडे को। आपके क्लास करते हैं तो लगता है 2 और चले गए, 1.5 घंटे की क्लास थी, ठीक है। अब जितना टाइम आपको लगे, क्योंकि हम ऑल्टरनेट कर रहे हैं तो वीक में 3 ही क्लास करेंगे, और इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। नहीं तुम्हारे घर का लैंप उठा ले जाएंगे हम, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो भाई चलो एसएससी में तो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो आपको टाइम तो देना बनता ही बनता है भाई, ठीक है। तो इतना आपको टाइम देना। ये पीपीटी की पीडीएफ तो आपको सभी को मिल जाएगी, पर हमारे एसएससी का जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने आई थिंक मैंने बताया सही होगा, लेकिन गलती से गलत टिक कर दिया होगा। हाँ अच्छा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक इन्हें गलती से यूनिवर्सल टिक कर दिया, सॉरी, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं वेंसडे को, थैंक यू, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर